चलो देखो, ये जो है वो आपका क्या है, बीम है। ध्यान से सुनना इधर। अब बीम का हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, एनालिसिस हम दोनों बीम का कर चुके हैं। ध्यान से सुनो, एनालिसिस हम क्या किए हैं, दोनों बीम का हम एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, एनालिसिस हम दोनों बीम का कर चुके हैं। एनालिसिस के अंदर में हम किए क्या क्या है, तो एक सिंगली बीम का किए हैं। ध्यान से सुनो, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का किए हैं, और किसका किए हैं, तो डबली रेनफोर्स्ड बीम का किए हैं। चलिए, हमको ये भी पता है कि सिंगली मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोड सह सकता है, जितना आपका इसका मोमेंट आपका अल्टीमेट होता है, मतलब कि बैलेंस का ही हम करते हैं, बैलेंस का ही करते हैं। बैलेंस के बाद जो सेक्शन होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं एज ए लोड पर्पस के लिए। तो यहाँ से लिमिट स्टेट के अंदर में दो ही, एक तो आपका जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन का निकालते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, और एक आपका होता है बैलेंस सेक्शन का कैलकुलेट करते हैं। ये दो बातें जो थी वो इसमें था। और जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ओवर रेनफोर्स सेक्शन था, इसका हम यूटिलाइज नहीं करते। ठीक है, ये इतना चीजें हम समझ चुके हैं कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन लिमिट स्टेट मेथड में यूज नहीं होता। अब ये जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, ये दोनों जो होता है वो मेरे डिजाइन की काम आता है। किसका काम आता है, डिजाइन का काम आता है। अब डिजाइन में हम आपको बताए हैं कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, तो मतलब ये रहेगा कि डिजाइन में हमेशा आपको लोड दिया हुआ रहेगा। ध्यान से सुनो, लोड हमेशा क्या दिया हुआ रहेगा, हमेशा लोड दिया हुआ रहेगा। लेकिन एनालिसिस में हम क्या करते थे, एनालिसिस में यही लोड को निकालते थे कि कितना लोड रेजिस्ट करेगा वो। ठीक है, लोड कितना रेजिस्ट करेगा, या फिर आपका कितना लोड के लिए डिजाइन किया गया होगा, यही इसी के लिए हम एनालिसिस करते थे। लेकिन डिजाइन में जस्ट उल्टा, लोड दिया हुआ रहेगा और आपको क्या करना रहता है, डायमेंशन को कैलकुलेशन करना रहता है, डायमेंशन कैलकुलेशन करना रहता था। पिछले बार एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ रहता था, यहां पर एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना रहेगा। एनालिसिस में यही चीजें हम करते थे ना, कि आपका जो डेटा रहता था, लोड हम निकालते थे और दिया हुआ क्या क्या रहता था, तो डायमेंशन दिया हुआ रहता था, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ रहता था। डिजाइन के अंदर में जस्ट उल्टा, लोड दिया हुआ रहेगा, आपको डायमेंशन और एएसटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो एनालिसिस में करते थे, तो एनालिसिस का हम उल्टा करेंगे तो वो डिजाइनिंग हो जाता है, और कुछ भी नहीं इसमें। अब देखते हैं इसमें हमको करना क्या, सिंगली है। अब हम डबली में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, जितना आपका सिंगली मैक्सिमम लोड सहेगा। ठीक है, या फिर हम डबली करते क्यों थे, अगर किसी में आपका लोड जब बहुत ज्यादा आता था, 600 किलो न्यूटन हमारा लोड आ रहा स्ट्रक्चर पे, और आपका सिंगली मैक्सिमम कितना रेजिस्ट का मतलब कर सकता है, 300, तो स्पेशल जो 300 दिलाता है वो किसके लिए होता है, तो डबली के लिए बताए थे। हम डायरेक्ट जो होता है वो डबली का हम डिजाइनिंग नहीं करते हैं, पहले हम सिंगली को चेक करेंगे कि सिंगली रेजिस्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एकदम ध्यान से सुनना, सिंगली आपका मैक्सिमम लोड कितना रेजिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप थोड़ी सी बेसिक जानिए कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है कि बैलेंस में ज्यादा आता है कि ओवर में सबसे मतलब ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ आएगा, मजबूती आएगा, ओवर में आते हैं ना, 1 मिनट में ओवर में सबसे ज्यादा आता है, लेकिन ओवर का तो हम यूज नहीं करते हैं। तो अब मेरे पास दो टाइप का सेक्शन बचा, कौन सा, अंडर और बैलेंस। तो अंडर और बैलेंस में मतलब कि ई दोनों में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन रेजिस्ट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है ना। बेसिक बात एकदम यहां से सुनो, बैलेंस रेजिस्ट करेगा। जब तुम निकालोगे तो खुद ब खुद तुम यहां पर एक्सयू का वैल्यू देखो, जब एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट रहता है तो क्या होता है, अंडर रेनफोर्स। तो यहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालोगे
और फिर जब एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू लिम करके निकालोगे तो बैलेंस वाला ज्यादा आएगा, ई कम आएगा। इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करेंगे वो अगर आपका लेस देन एम यू लीम आ जाएगा, इसका मतलब आपका जो सेक्शन रहेंगे वो कौन सा सेक्शन रहेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। बाद में ये सब का बहुत यूज आएगा, एकदम ध्यान से सुनना, जो जो हम पॉइंट अभी बता रहे हैं वहां पास रिपीट नहीं करवाना। अगर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमयू लिम से कम आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा सेक्शन हो जाएंगे, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करेंगे अप्लाई वाला होगा, अगर एमयू लिम के बराबर हो जाएगा तो कौन सा सेक्शन हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। अगर एम ओ आर अगर आपका ग्रेटर देन हो गया एमयू लिम से तो आपका कौन सा सेक्शन हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। तो यहां से आपको एक पॉइंट और समझ में आ गया कि एक्सयू से ना कंपेयर कर करके, ध्यान से सुनना, एक्सयू से हम ना कंपेयर कर करके अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से भी अगर हम कंपेयर करें तभी मेरे लिए हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन बैलेंस सेक्शन होगा और कौन सा सेक्शन अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। यही केस बनता है ना यहाँ पर कि एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिम रहेगा तो कौन सा होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर मेरे पास हमारा यहाँ से एक्सयू इज इक्वल टू एक्सयू लिम रहेगा तो कौन सा, बैलेंस। और जब एक्सयू हमारा ग्रेटर देन एक्सयू लिम रहा तो कौन सा, ओवर। तो हम एक्सयू से ना कंपेयर कर करके हम किससे कंपेयर करेंगे, एम ओ आर से। तो यहां पर डिजाइनिंग के अंदर में हमें एक्सयू नहीं पता चल पाता है पहले, इसीलिए हम जो कंपेयर करते हैं वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कंपेयर करेंगे, अप्लाइड वाला और रेजिस्टिंग वाला। तो दूसरा ऑप्शन है चेक करने का कौन सा, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपका कम होता है एमयू लिम से तो मतलब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका एमयू लिम के बराबर है तो आपका बैलेंस सेक्शन रहेंगे। मतलब कि ई वाला जो हम चेक करेंगे तो अप्लाई उप्लाई वाला, तो वहां पर समझ में आ जाएगा हम जब बताएंगे। तो एम और अगर आपका ग्रेटर देन हो जाता है एमयू लिम से जो आप कैलकुलेटेड रहेंगे तो वो आपका कौन सा सेक्शन होगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। मतलब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आपको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि अंडर का जाग मतलब कि कम, फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद इसका, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं इनडायरेक्टली वे में। तो यहां तक तो बातें क्लियर हो गई, ये बातें थी हमारा। चलिए एनालिसिस में किए थे। अब हम डबली का क्या किए थे, तो डबली में था कि पहले सिंगली, तो पहले सिंगली है तो सिंगली मैक्सिमम कितना लोड रेजिस्ट कर सकता है वो बताओ। सिंगली मैक्सिमम कितना लोड रेजिस्ट करेगा, जितना आपका बैलेंस रहेगा उतना ही ना करेगा, बैलेंस ही करेगा क्योंकि ओवर तो हम यूज नहीं कर रहे। तो ये तो बातें खत्म इसका। तो अगर आप यहां से समझिए कि आप जो है वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने जा रहे हैं, क्या करने, स्ट्रक्चर को डिजाइन करने जा रहे हैं। तो अगर ये जो बैलेंस सेक्शन जो लिए हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम सिंगली जो रेजिस्ट कर रहा है, सपोज दैट, ध्यान से सुनो जो बातें बोल रहे हैं, सपोज दैट कि आपका जो इसमें जो बैलेंस सेक्शन का जो मजबूती है सिंगली का वो है आपका 600 किलो न्यूटन मीटर। स्ट्रक्चर पे आपका आ रहा है लोड, ध्यान से सुना, स्ट्रक्चर पे जो लोड आ रहे हैं वो 400 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो बताइए कि ये सेक्शन कैसा डिजाइन होगा, सिंगली डिजाइन होगा कि डबली डिजाइन होंगे। ध्यान से तुम पॉइंट बता रहे, 600 किलो न्यूटन मीटर का है, इसका मैक्सिमम सिंगली रेजिस्ट कर सकता है बैलेंस वाला 600 किलो न्यूटन मीटर। आपको स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है 400 किलो न्यूटन मीटर, तो आपका तो सिंगली डिजाइन होगा। सिंगली में किस टाइप का बीम डिजाइन होगा, क्योंकि 600 से कम है ना 400, तो ये जो होगा वो डिजाइन तो सिंगली होगा लेकिन अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन होंगे। कौन सा सेक्शन डिजाइन होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन होंगे। अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर 600 किलो न्यूटन का है और स्ट्रक्चर पे जो हमारा जो लोड आ जा रहा है वो 600 किलो न्यूटन मीटर का आ जा रहा है, तो आप हमको ये बताइए कि स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन होगा। पहले वो नहीं, पहले बताओ सिंगली बीम डिजाइन होगा कि डबली बीम डिजाइन होगा। सिंगली बीम किस टाइप का सेक्शन डिजाइन होगा, बैलेंस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पर सबको कंफ्यूजन होता है।
कि सर सिंगली डिजाइन करे कि डबली डिजाइन करे। ध्यान से सुनना, ये चाहिए तो 600 किलो न्यूटन। अगर ये 600 है और हमारे स्ट्रक्चर पे मान लेते हैं कि 600 तो रेजिस्ट कर सकता, तो बैलेंस कर ले। अगर हमको ये 800 किलो न्यूटन मीटर आ गया तो बताइए कि स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन होगा? डबली डिजाइन होगा। क्यों? और डबली जो डिजाइन करेंगे कितने के लिए करेंगे भाई? 600 तो ये मतलब कि सिंगली डिजाइन कर लेगा, तो जो डबली डिजाइन करेंगे वो 200 किलो न्यूटन के मीटर से। यहां से आपका बहुत चीजें खत्म हो जाते हैं, एकदम कंसेप्ट, यही तो मेन कंसेप्ट था, बाकी बात तो सारा फॉर्मूला। तो जो यहां तक जो कंटेंट हम बताएं, ये तुमको पता चला कि हम सिंगली कब डिजाइन करेंगे और डबली कब डिजाइन करेंगे, ये बातें हो गई। अब ध्यान से सुनिए, अब जब इतना चीजें हो गया तो एक्चुअली में जो 600 किलो न्यूटन है और 800 किलो न्यूटन ये बीम जो हम एक्चुअली में डिजाइन करते हैं वो आपका किस बेसिस पे डिजाइन करते हैं? मेन मेरा मकसद क्या रहता है बीम का डिजाइन करने का? ध्यान से सुनना, मेन मकसद होता है हमें बीम को डिजाइन करने का, वो होता है कि जितना हम लोड लगाएं उसको वो क्या कर ले? लोड रेजिस्ट कर ले। यही कर ले ना, जितना हम लगाएं उसको क्या कर ले? लोड, वो लोड रेजिस्ट कर ले। तो यानी कि सबसे पहला जो हमारा ये हो सकता है कि आप इसका लोड को कैलकुलेट कर लो। कुछ हम रटवा नहीं रहे, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे। ध्यान से सुनना, ये जो बीम को हम डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे मतलब ये होता है कि हम कितने लोड के लिए, क्या के लिए करें, हम कितना लोड स्ट्रक्चर पे आएंगे, ये करेंगे ना हम, तो लोड स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो समझिए यहां पास कि लोड, इसमें कौन कौन से लोड होते हैं। तो समझिए यहां पास मेरे पास जो है वो ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ए बीम है, बीम का ये हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ये बीम का डिजाइनिंग कर रहे हैं। बीम के अंदर में क्या क्या होता है? चलिए, ये आपका बीम है। बीम में जो क्रॉस सेक्शन हम आपको दिख रहा होगा वो ये आपका क्रॉस सेक्शन है और ये आपका ये क्रॉस सेक्शन है। बीम तो ऐसा ही है, दिख रहा होगा आपको भी। अभी बीम में है क्या, लोड क्या 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 है? एक तो आप इस पे जो है वो कोई मान लेते हैं कि बेंच है, चेयर है, जो भी है ये सारा चीज, बेंच है, चेयर है, आप है, जो भी है, यानी कि सिंपल ये बोल सकते हैं कि जब आप है, हम है, तो ये कहीं ना कहीं लाइव लोड है, लाइव लोड है। कभी कभी आप स्ट्रक्चर में देखे होंगे क्या कि जैसे हम इसको बना करके जाते हैं, ये खुद ब खुद स्ट्रक्चर कभी कभी टूट जाता है। तो टूटने की वजह क्या होता है? इसका खुद का लोड ही नहीं रेजिस्ट कर रहा, यही ना हो रहा है। यानी कि इसका मतलब सेल्फ वेट होगा, क्या होगा? ये सेल्फ वेट होगा। यानी कि इसमें प्राइमरी जो हमारा कंसीडरेशन है वो आपका दो लोड का कंसीडरेशन रहता है, एक आपका सेल्फ वेट का और दूसरा आपका लाइव लोड का। और बहुत प्रकार के लोड होते हैं, जैसे बर्फ वाले इलाके में चले जाएंगे तो अभी तो मेरा स्ट्रक्चर है, अगर बर्फ का लोड दे दिया जाएगा तो जैसे में कि कोई मान लेते हैं कि हम मतलब कि कश्मीरी एरिया में या फिर हम ऐसा एरिया में हम मतलब कि घर को बना रहे हैं जहां पर बर्फ गिरता है, तो बर्फ का लोड कंसीडर कर लेंगे। स्नो लोड आता है ना, तो उसका लोड का कंसीडर कर लेंगे। अब हमको गया में बनाना है तो गया में हम इसका लोड क्यों कंसीडर करेंगे? अरे गया में कभी बर्फ गिरता है कि उसका लोड आएगा? नहीं। दूसरी, विंड का ज्यादा, जब कोई बहुत लॉन्ग टॉल बिल्डिंग होते हैं ना, लंबा बिल्डिंग, तो वहां पास हवा का इफेक्ट होता है। शॉर्ट बिल्डिंग में हवा का इफेक्ट नहीं होता, तो विंड लोड क्यों कंसीडर करेंगे? बताओ, नहीं करेंगे, ये तो पहला ही खत्म हो जाता है अगर आपका दिया हुआ है। दूसरी बात, अर्थक्वेक लोड आते हैं, भूकंप आता है, तो मेरे यहां तो नहीं है, लेकिन वो सब लोड रहे चाहे नहीं लोड रहे, जब भी अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो ये तो दो आपको प्राइमरी लोड रहना ही चाहिए। बताइए, लाइव और सेल्फ वेट की मतलब कि छोड़ करके क्या आप डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को? यानी ए लोड और ए लोड तो आपको कंपलसरी रहेंगे। ध्यान से सुना, ये दो लोड आपको कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे जैसे कंसीडर करे, ये दोनों का आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब बाकी का क्या करेंगे सर? तो बाकी का अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ध्यान से सुनना,
बाकी बात अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब आप लोड को कंसीडर कीजिएगा, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं कंसीडर करना। लेकिन आपके क्वेश्चंस में अगर आपका लाइव लोड दिया हुआ है और डेड लोड नहीं दिया हुआ है तो अपने मन से आपको डेड लोड को कंसीडर करना पड़ेगा, चाहे दे चाहे नहीं दे। क्योंकि मतलब कि डेड लोड कोई भी स्ट्रक्चर पे आते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम आरसीसी का बना रहे तो डेड लोड नहीं आएंगे, वाइवेंट तो नहीं आएगा, अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन मतलब कि स्ट्रक्चर डिजाइन करो डेड लोड नहीं आएगा, ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो आपको अभी जो कैलकुलेशन करना है वो दो बेसिस पे, ध्यान से सुनो। अब अभी जो हमें जो कैलकुलेशन करना है वो दो बेसिस पे, पहला आपका लाइव लोड और दूसरा आपका कौन सा, डेड लोड। और अगर दिया हुआ रहेगा तो तीसरा लोड को कंसीडर करना है, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो बिल्कुल नहीं करना। इस बात का एकदम ध्यान से सुन लो, ठीक है। ये चीजें है क्योंकि हम अभी जो आप डिजाइनिंग कर रहे हैं वो एज ए एग्जाम भी उसे कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में क्या सिचुएशन बनता है नहीं बनता है आपको कैसे पता, आपको तो क्वेश्चन ही देगा, उसी के हिसाब से ना करोगे तुम। प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, तुम बोलोगे सर हम बर्फ का ले लेंगे, तो तुमको कुछ पता है कि बर्फ कहाँ कर रहा नहीं कर रहा, नहीं पता। लेकिन हमको एक कंफर्म पता है कि ये दोनों हर एक स्ट्रक्चर पे आते ही आते हैं, तो जो आते ही आते हैं उसको है, और जो दिया हुआ रहेगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। अदरवाइज ये दो मेरा प्राइमरी लोड है, इसको हमें कंसीडर करना है। दूसरी बातें ध्यान में रखना है कि आपका ये जो दो लोड होता है वो इसको हम कैलकुलेट कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो तो कैलकुलेशन की बात रहेगा, हम बाद में करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये दो अब हम डिजाइन जो इसको कर रहे हैं वो कौन सा मेथड से कर रहे हैं से पहले जरूरी होता है। मेथड होता है डिजाइन का, मेथड जो होता है वो मेरे पास कौन सा होता है, तो आपका जो होता है वो हमें लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, वही कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड से। अगर लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं तो यहां पर फैक्टर्ड लोड अगर आपका दिया हुआ नहीं रहेगा, फैक्टर्ड लोड अगर आपका दिया हुआ नहीं रहेगा तो आपको फैक्टर्ड लोड निकालना है। हाँ बताते हैं फैक्टर्ड लोड क्या होता है। फैक्टर्ड लोड या फिर आपका इसी को हम बोलते हैं अल्टीमेट लोड। चलिए, अगर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, अगर दिया हुआ है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप फाइंड आउट कीजिए। और फाइंड आउट करने के लिए जो है वो मान लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों लोड को तो पहले हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो लोड जो मेरे पास हो जाएंगे, टोटल लोड जो मेरे पास हो जाएगा, टोटल जो लोड मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा लाइव लोड और प्लस में डेड लोड। पहले हम लोड की बात कर रहे हैं कि लोड का हम स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पे हम डिजाइन करेंगे तो सबसे पहले लोड तो होना चाहिए ना। पहले लोड होगा तब ना कुछ करेंगे हम कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, पहले लोड आपको पता होना चाहिए। विदाउट लोड आप कुछ नहीं सोच सकते हो। तो कैसे हमें सोचना है हम उसके लिए बता रहे हैं, रटवाने के लिए तो भाई लिखवाने के लिए लिखवा ही देंगे। टोटल लोड, अभी जो लोड है, क्या तुम अगर लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन है तो क्या तुम इसी लोड पे डिजाइन कर दोगे? ये तो तुम्हारा आएगा ना स्ट्रक्चर पे लोड, तो ये जो आएगा इसको बोलते हैं वर्किंग लोड। कौन सा लोड बोलते हैं इसको हम? वर्किंग लोड, या फिर हम इसी को सर्विस लोड बोलते हैं, जिस पे आप काम कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर में इससे ज्यादा नहीं आ सकता है? थोड़ा मोड़ा आ सकता है। तो इस लोड में हमें क्या करना रहता है, ध्यान से सुनो, इस लोड में हमें क्या करना रहता है कि अल्टीमेट लोड अगर आपको निकालना है, अल्टीमेट या फिर आपका डिजाइन लोड, सब एक ही बात है, एकदम भूलना नहीं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है कि सर डिजाइन लोड दे दिया है, अल्टीमेट दे दिया, क्या किए। तो इसके लिए अगर आपके पास कोई फैक्टर मतलब कि आपका नहीं दिया हुआ रहेगा तो आंख बंद करके, क्योंकि देखो लोड कॉम्बिनेशन भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग के हिसाब से फिर लिया जाता है, उसमें से जो मैक्सिमम रहता है उसको भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन फिलहाल में जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें सिर्फ यही दो लोडे रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कौन सा लोड रहता है, तो आपका एक और रहता है जो कि विंड लोड रहता है,
ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल में आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और लाइव लोड और प्लस डेड लोड कर देना है, तो आपको जो है वो डिजाइन लोड निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अभी आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ आपका 1.5 से मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं कीजिएगा। 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजाइन लोड आ जाएगा। अब तो लोड आ गया। हाँ, ये जो है वो फैक्टर्ड लोड है ना, मतलब कि वो क्या बोलते हैं इसको, हाँ फैक्टर, मतलब कि लोड फैक्टर। इसको जो हम बोलते हैं वो आपका क्या बोलते हैं, हम इसको हम लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर अगर आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, मतलब कि वो बोल देगा कि आपको लोड फैक्टर जो लेना है वो 2.1 लेना है, तो आप लेवे कीजिएगा। जब नहीं बोलेगा तो आपको कितना लेना है? 1.5 ही। वैसे वो बोलता उल्टा नहीं है तो आपको 1.5 लेना है। यहां से सबसे पहले हम बीम को समझिए। बीम को डिजाइन करते समय सबसे पहला जो माइंड में ये आता है कि लोड कहां है, और कोई माइंड में नहीं आता। डिजाइन का मतलब ही होता है हमें लोड पता करना। जब तक आप स्ट्रक्चर को लोड नहीं पता कर पाओगे तब तक आप बीम को कुछ नहीं कर सकते हो, एक पॉइंट तक भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपको ये बताइए कि मैंने यहां से लोड को पता कर लिया, क्या कर लिया, ये लोड को पता कर लिया। अब थोड़ा सा हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि डेड लोड और लाइव लोड को कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनिए, डेड लोड और लाइव लोड को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद फिर कर लेना। देखो, लाइव लोड तो आपका दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना नहीं है, ठीक है। ये तो आपको दिया हुआ रहेगा। कहां से आपका जो वो होता है ना IS 850 नहीं, कितना होता है डेड लोड का, नहीं ऐसे ही कुछ रहता है। तो डेड लोड का आप मतलब कि लाइव लोड, डेड लोड, विंड, मतलब कि डेड लोड का एक कोड होता है ना, लाइव लोड, इस सब का लिखवाए थे। तो वो जो होता है तो उसके हिसाब से मतलब कि दिया हुआ रहता है तो वो आपको दे देगा, आपको वहां पर निकालना नहीं, तो आपको लाइव लोड दे देगा। रही बात डेड लोड का निकालने का, अगर नहीं दिया हुआ तब, अगर आपका दे दिया है तब तो निकालना नहीं है, अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, डेड लोड अगर आपका RCC है तो उसके लिए जो यूनिट वेट होता है, गामा होता है, वो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, याद होगा आपको पहले का। और अगर आपका PCC है तो इसका होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होता है। अब यहां से हम ये समझते हैं, अगर हमें जो है वो इसको पर मीटर में चाहिए, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आपका लाइव लोड दिया हुआ रहेगा वो किलो न्यूटन पर मीटर में रहेगा, ठीक है। और हम इस लोड को भी किस में करना चाहते हैं, पर मीटर में करना चाहते हैं। किसको? ए वाले को, RCC वाला के जो इतना मेरे पास जो लोड आ रहा है ना ये टोटल, तो टोटल मेरे पास लोड कितना आएगा, ध्यान से सुनो, टोटल लोड जो आपका ये आएगा, और यही ना पूरा बीम रहेगा। तो टोटल बीम का जो डायमेंशन रहते हैं वो आपका मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो आपका L लेंथ है। ध्यान से सुनो, बाकी बात फिर हम देखेंगे। लेंथ L है, आपका D कुछ है और B आपका कुछ है, अरे B यही ना रहेगा, देखो D और B है। तो टोटल आपको अगर डेड लोड निकालना है, टोटल लोड, तो यूनिट वेट इनटू में आपका वॉल्यूम गुना कर देंगे, गामा इनटू में भी देखो ना यूनिट वेट और ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गुना कर दोगे तो क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से किलो न्यूटन में हो जाएगा। अब जो इसका जो गामा तो 25 हो गया, वॉल्यूम कितना होता है, तो B इंटू में D और इंटू में लेंथ, यही ना। अगर आप सब गुना कर दोगे तो किलो न्यूटन पर मीटर को, अगर आप लेंथ को यूनिट मान लोगे, लेंथ का मतलब यूनिट, मतलब कि पर मीटर के यूनिटी मान लोगे, एक मान लोगे, अगर लेंथ को अगर तुम एक मान लोगे तो ये जो आपका आ जाएगा वो 25 BD आएगा और किलो न्यूटन पर मीटर आएगा। क्योंकि आप जो है वो सिर्फ यहां से 1 मीटर का निकालोगे ना, पूरा थोड़ी निकालोगे। तो ये जो आएगा अगर सिर्फ B और D से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको किलो न्यूटन पर मीटर किस में दे देगा, आपको इंटेंसिटी में दे देगा, लोड इंटेंसिटी में दे देगा। अब फिर देखिए इसका यूनिट सेम हो जाएगा और लाइव लोड का यूनिट सेम हो जाएगा, तो आप वो दोनों को ऐड कर दीजिएगा। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो आप ऐड थोड़ी कर पाइएगा।
तो सबसे पहले तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप b इंटू में d गुना कर दोगे, तो ये जो होता है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे इससे। तो यहाँ से आपका लाइव लोड निकाल दिए, डेड लोड निकाल दिए। अरे हो गया कि नहीं हो गया यहाँ तक? अब सबसे पहले जो होता है वो स्ट्रक्चर पे दो चीजें, हम जो पहले जो कैलकुलेट करना चाहा वो ये चाहा है कि हाउ टू कैलकुलेट यहाँ पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, पहले पढ़े हैं। स्ट्रक्चर पे हम दो चीजें, अब तक में मैंने क्या क्या कर लिया है देखो, अब तक में हमने जो है वो डेड लोड निकाल लिया, लाइव लोड निकाल लिया, मतलब समझिए कि मैंने डिजाइन लोड फाइंड आउट कर लिया। डिजाइन लोड क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया मैंने, ये डिजाइन लोड निकाल लिया। अब जब लोड हमको पता चल गया तो हम जो है वो थोड़ा सा टॉस में चलेंगे। तो टॉस में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हम आपको पीछे पढ़ाए होंगे, क्या क्या पढ़ाए थे वो देखिए, ध्यान से सुनिए। ये आपका कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीम में। अब इसका कुछ जो होता है वो आपका डायमेंशन होता है, ध्यान से सुनिए, इसको बोलते हैं क्लियर स्पान। ध्यान से सुनिए, अगर आपका ई डायमेंशन के, ई तो आपका बीम का अथी हो जाएगा, ये आपका कॉलम का मतलब कि किसी का पोर्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा मतलब कि विड्थ हो जाएगा आपका कॉलम का कुछ भी। तो अंदर से अंदर जो डायमेंशन होता है इसको बोलते हैं क्लियर स्पान, और इसका जो मिडिल से मिडिल होता है इसको हम बोलते हैं एल इफेक्टिव। क्या बोलते हैं हम इसको? हम एल इफेक्टिव। चलिए अब वो एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे वो हम बताते हैं आपको, पहले समझिए। अगर आप पता है, अगर इस प्रकार का लोड होता है तो आप बताइए कि मैक्सिमम अप्लाइड लोड कितना होता था जब हम इस पे W किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगता था, तो बताओ कितना होता था? WL/8 होता था। अरे यहाँ से W लगाओगे तो इसका आपका मतलब क्या निकल के आता था? WL/2 आता था, और फिर जब मैक्सिमम जो यहाँ पर बेंडिंग आता था वो कितना आता था? WL²/8 आता था ना। तो मैक्सिमम आपका जो यहाँ जो लेना है वो WL इफेक्टिव का लेना है √8, और ये जो M रहेगा वो अप्लाइड रहेगा। ध्यान से समझना, ये जो मोमेंट है वो कौन सा है? जो आप जो मोमेंट निकाले अभी, तो ये भी तो आपका किलो न्यूटन मीटर में ही आएगा, या फिर आपका न्यूटन मीटर में आएगा। तो ये जो हम लिए वो बाहर लोड वाले के हेल्प से क्या निकाले हैं? अप्लाइड मोमेंट निकाले हैं। निकाले हैं नहीं निकाले हैं? तो ये जो है वो अप्लाइड मोमेंट निकाले हैं WL इफेक्टिव का √8, जो कि आपका किलो न्यूटन मीटर में आया। तो आप अप्लाइड तो निकाल लियो कि स्ट्रक्चर पे जो अप्लाइड आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो इतना आ रहा है आपका। W आपको पता है कि नहीं पता है? अरे पता है ना, W आपका ये लोड हो जाएगा। अब ये W, अब इसमें बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुनो, दम ध्यान से क्या क्या बोल रहे हैं। इसमें ये आ जाता है ना कि कोई बोलेगा सर यहाँ पर हम 1.5 गुना करें कि अब तो M अप्लाइड कर लिए हैं। ध्यान से सुना, अगर M अप्लाई कर दिए तो क्या हमको अल्टीमेट मोमेंट निकालने के लिए क्या हमको 1.5 से फिर गुना पड़ेगा M अप्लाइड में? क्या फिर से हमको गुना करना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए यहां से हमें फिर से ध्यान से, अगर आपने लोड को बढ़ा करके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी तो बढ़ के निकलेगा। ध्यान से सुनो, अगर आप लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं किए हो